दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी वाले हिस्से में भारत में हम देखने वाले हैं क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। एक बात और है, न्यूज़पेपर का जो मैप वाला हिस्सा है ना, उसको हम न्यूज़पेपर के साथ में अलग से अपलोड कर रहे हैं। पहले हम जो है मैप वाला हिस्सा अपलोड कर देते हैं, उसके बाद जो है अभी 2-4 दिन से हम क्या काम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को बना रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो मैप वाला हिस्सा है ना, उसको आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, कभी भी उसको आप सर्च मार सकते हैं। इसलिए हमने जो है मैप को अलग से डिस्कस किया। सबसे पहले हम मैप वाले हिस्से को डाल देते हैं, इसके बाद न्यूज़पेपर को डालते हैं। तो सबसे पहले आप ये मैप वाले हिस्से को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के टाइम में जो ज़्यादातर हमारा फोकस रहा है वो यूपीएससी ने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी पर आधारित, उसी को फॉलो करते हुए किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है, मैप वाले हिस्से को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, और ये जो गंगा विलास नाम का रिवर क्रूज है, ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज बन जाएगा, ऐसा कहना है हमारे देश के मंत्री लोगों का। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं रिवर में चलने वाली, इसको आप एक जहाज कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वाराणसी से इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। कहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे, ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट रहता है। कोई भी चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई है, भले ही हमें डेट याद न रहे, लेकिन शुरुआत करने का स्थल हमें पता रहना चाहिए। जहाज 27 नदी के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों से होकर के भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होते हुए वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाला है। एमवी गंगा विलास भारत को दुनिया के रिवर क्रूज मानचित्र में स्थान दिलाएगा, ऐसा सोनेवाल का कहना है। तो केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। उनका कहना है नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में एमवी गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन करने वाले हैं। मतलब ये दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ भारत करने वाला है। ये लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणाली में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाला है। ये फैक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो लग्जरी क्रूज़ है भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणाली में 3200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तय करेगा। ये पिक्चर यहाँ आप देख सकते हैं। एमवी गंगा विलास क्रूज को दुनिया के सामने देश का सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विश्व विरासत स्थल जैसे कि कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं, नदी घाट हैं बिहार में पटना, झारखंड साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी जैसे मेन सिटी सहित 50 पर्यटन स्थल जुड़ेंगे। 51 दिनों की क्रूज यात्रा इसमें रहने वाली है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 62 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है और आराम से 1.5 मीटर के ड्राफ्ट के साथ में ये चलता है। इसमें 3 डेक बनाए गए हैं। 36 पर्यटकों की कैपेसिटी वाले बोर्ड पर 18 स्वीट भी हैं, जिसमें पर्यटकों के लिए यादगार और शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। और ये जो है प्रदूषण मुक्त प्रणाली है और यहाँ पर शोर भी नहीं होता है। एमवी गंगा विलास की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा का आनंद लेने वाले हैं। और इसकी जो तिथि है वो है 1 मार्च 2023। देख रहे हैं पिक्चर आप, कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है इसकी। अब हमारे वर्ल्ड लेवल पर जो रिवर क्रूज मार्केट है उसकी बात करें तो पिछले कुछ सालों में 5% की दर से ये बढ़ा है और 2027 तक क्रूज मार्केट के 37% तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्ल्ड में यूरोप रिवर क्रूज जहाज़ों के मामले में 60% भागीदारी के साथ विकास कर रहा है। यूरोप सबसे आगे है पूरे वर्ल्ड में। यूरोप रिवर क्रूज जहाज़ों के मामले में 60% भागीदारी के साथ विकास कर रहा है। भारत में कलकत्ता और वाराणसी के बीच 8 नदी क्रूज जहाज़ों का संचालन होता है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 मतलब ब्रह्मपुत्र पर क्रूज की आवाजाही भी संचालित होते रहती है।
ज़्यादा बढ़ावा देगा। वर्तमान में यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में 4 नदी क्रूज जहाज काम कर रहे हैं, जबकि ये राष्ट्रीय जलमार्ग 3 वेस्ट कोल कैनाल, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 8, 4 नंबर 87, 97 और 5 नंबर में सीमित कैपेसिटी में काम कर रहा है। फॉरेन वाले पेज पे यदि हम चलें तो श्रीलंका से न्यूज़ आई है। श्रीलंका चूँकि लोन के कर्जे में डूबा हुआ है और इससे श्रीलंका को बाहर निकलना है, तो इसके लिए कौन कौन से सजेशन दिए जाते हैं, इस पर ये न्यूज़ छपी हुई है। तो श्रीलंका का जो डेब्ट है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसा ग्लोबल स्कॉलर्स का कहना है। क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, जो लोगों ने लोन दिया है। तो जाहिर सी बात है अभी श्रीलंका की हालत उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको जो है लोन जो दिए हैं वो रिटर्न आपको मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो ब्याज दर है उसको आप कम कर दीजिए। जो टाइम पीरियड आप दिए हैं कि 10 साल के लिए ये लोन पटाना है, तो 10 साल की जगह आप 20 साल कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप उनको और एक्स्ट्रा लोन दीजिए ताकि वो कमाई करके आपके लोन को रीपेमेंट कर सकें। इस प्रकार से यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग करने की बात करी जाती है। श्रीलंका की जो रिकवरी है पिछले साल की डिवास्टिंग इकोनॉमिक क्राइसिस से, उसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके जो क्रेडिटर्स हैं उनको शेयर करना पड़ेगा बर्डन को। मतलब कुछ हिस्सा तो अपन को भी उठाना पड़ेगा, कुछ हिस्सा उन लोगों को उठाना पड़ेगा जो कि लोन लिए हैं, और कुछ जो लोन दे रहे हैं, दोनों को जो है बर्डन उठाना पड़ेगा, ऐसा राइटर्स लोगों का कहना है। मतलब कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बातचीत हुई है कि कैसे करके इसको हम बाहर कर सकते हैं श्रीलंका को, तो इसी के मामले में यहाँ पर ये सॉल्यूशन निकल करके आया है। इसमें डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करी जाती है। तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं वो सब आप पढ़ेंगे। तो एक स्टेटमेंट है जिसको इशू किया गया था संडे के दिन। इसमें एमिनेंट इकोनॉमिक्स, इमिनेंट का मतलब होता है मैन, जो अर्थशास्त्री हैं, प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं और स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट लोग हैं पूरे वर्ल्ड भर के, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो श्रीलंका का क्रूशियल डेब्ट नेगोशिएशन है, ऑल लैंडर्स, चाहे वो बायलैटरल हो, मल्टीलैटरल हो एंड प्राइवेट हो, मस्ट शेयर द बर्डन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग विथ एश्योरेंस ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग इन द नियर टर्म। ठीक है, तो यहाँ एडिशनल फाइनेंशियल भी प्रोवाइड करो, ऐसा सजेशन दिया जाता है। फिर भी यदि देखा जाए ना, तो जो श्रीलंका है ना वो इंश्योर नहीं कर सकता है दिस ऑन इट्स ओन, ऐसा उनका कहना है। इसमें रिक्वायरमेंट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट का इंस्टीड ऑफ जियोपॉलिटिकल मैन्योवरिंग। यहाँ पर मैन्योवरिंग वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है पैंतरेबाजी, जियोपॉलिटिकल मैन्योवरिंग। All of Sri Lanka's creditors must ensure debt cancellation sufficient to provide a way out of the current crisis। current crisis से कैसे करके निपटा जा सकता है, उसके लिए तो यही है कि आप डेब्ट को कैंसिलेशन कर दीजिए। लगभग 200 सिग्नेटरीज की यदि हम बात करें, यहाँ पर सिग्नेटरीज वर्ड यूज़ किया गया है, लगभग 200 सिग्नेटरीज थे। सिग्नेटरीज का मतलब होता है हस्ताक्षरकर्ता। इस स्टेटमेंट में जितने लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं उसमें इंक्लूड है इकोनॉमिस्ट जयंती घोष, थॉमस पिकेटी, ये सब नाम यहाँ पर बताए जाते हैं। तो उनका सीधा सीधा जो फोकस रहा वो डीप डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग की बातचीत के ऊपर रहा है। अलग अलग ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स के साथ में, इसमें चाइना के साथ में भी बातचीत हुई है, जापान के साथ में बात हुई है और इंडिया के साथ में। 3 मेजर बायलैटरल लैंडर रहे हैं जो कि श्रीलंका को पैसा दिए हैं, लोन दिए हैं। Their financing assurance are crucial to Sri Lanka obtaining $2.9 billion पैकेज फ्रॉम द IMF। तो बताया जा रहा है इन्होंने जो मदद दिया है, या फिर ये लोग जो श्रीलंका को जो IMF से $2.9 बिलियन का पैकेज प्राप्त करने के लिए, उनका वित्तीय आश्वासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तब जा कर के IMF इसको पैसा देगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर डिपेंड है श्रीलंका आयात के ऊपर में।
जो भुगतान संकट का इसका प्रॉब्लम बढ़ गया है, मतलब बाहर से चीज़ें यदि कोई चीज़ इसको ख़रीदना है तो उसके पास डॉलर की कमी चल रही है। सरकार ने अप्रैल 2022 में अपने 51 बिलियन डॉलर के विदेशी ऋण पर पूर्व खाली डिफ़ॉल्ट का विकल्प चुन लिया था कि हम डिफ़ॉल्ट करेंगे, पेड ही नहीं कर पाएंगे तो क्या किया जाएगा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जोशीमठ से रिलेटेड। पीएमओ रिव्यू कर रहा है सिचुएशन को इन सिंकिंग जोशीमठ टाउन। ये जो टाउन है जोशीमठ का जो बना हुआ है वो सिंक कर रहा है। रेजिडेंट्स लोग ब्लेम कर रहे हैं एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट को फॉर द डैमेज टू एस्क्यार्ड सैक्रेड टाउन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये जोशीमठ स्थित है। तो इनका कहना है जो एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट है इसी की चलते चलते ये घटना घटित हुई है। डिमांड किया इन्होंने प्रोएक्टिव रीसेटलमेंट स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट एनडीएमए मेंबर्स टू विजिट टुडे। और एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य भी यहाँ अब विजिट करने वाले हैं। जोशीमठ के जो रेसिडेंट हैं हिमालयन पिल्जर्म टाउन माना जाता है ये, ठीक है, जो कि लग रहा है कि अब पूरा डूब जाएगा। ये ब्लेम कर रहे हैं मेजर पावर एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर कि पावर और रोड जो बनाई गई है इसी के चलते चलते ये घटना घटित हुई है। और वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि उनको रीसेटल किया जाए, हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं हमें घर प्रोवाइड किया जाए, and give new homes for all those who have lost their properties in the town। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है आज विजिट कर सकता है इस टाउन का ऑन मंडे टू एसेस द सिचुएशन एंड एडवाइज द उत्तराखंड गवर्नमेंट। सबसे पहले तो ये विजिट करेगा, सिचुएशन कैसी क्या है वो देखेगा, इसके बाद एडवाइजरी जारी करेगा उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एपेक्स बॉडी मानी जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में हमारे देश में। सेटिंग अप ऑफ एनडीएमए एंड द क्रिएशन ऑफ एन इनेबलिंग environment फॉर institutional mechanism at the state and district level is mandated by the Disaster Management Act 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कहता है कि स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट होना चाहिए। इस प्रकार की संस्थाएं जैसे ये नेशनल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर भी रहेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमें संस्थाएं बनाने की ज़रूरत है, ये अनिवार्य है। एनडीएमए इज़ मैंडेटेड टू ले डाउन द पॉलिसीज प्लान्स एंड गाइडलाइन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी पॉलिसीज़ हैं, प्लानिंग है और गाइडलाइन है उनका ले डाउन करने का काम करता है ये संस्था। इंडिया की हम बात करें, ठीक है, कैसे करके हम प्रिवेंट करेंगे, मिटिगेट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे एंड रिस्पॉन्स करेंगे डिजास्टर को लेकर के, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस संस्था में लेकर के। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या काम करती है, प्रमोट करती है नेशनल रिजोल्व टू मिटिगेट द डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय द नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर थ्रू सस्टेन्ड एंड कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ साथ में पीपुल्स पार्टिसिपेशन, ये सब लोग मिलकर के काम करते हैं। इसके अंतर्गत हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन, प्रोएक्टिव, मल्टी हैजार्ड और मल्टी सेक्टरल स्ट्रेटजी अपनाते हैं ताकि बिल्ड कर सकें सेफ, डिजास्टर रेजिस्टेंट एंड डायनामिक इंडिया को। एनडीएमए का जो लोगो है वो रिफ्लेक्ट करता है एस्पायरेशन ऑफ दिस नेशनल विजन। जो नेशनल लेवल पर विजन रखा गया है उसकी बात को पूरा करता है इसका लोगो, जिसके अंतर्गत एम्पावर करना है सभी स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। एनडीएमए के 5 मेजर डिवीज़न हैं, पॉलिसी एंड प्लानिंग को लेकर के, मिटिगेशन को लेकर के, ऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और फिर है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ये 5 इसके प्रमुख डिवीज़न बनाए गए हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल से रिलेटेड। इसका उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने संडे के दिन इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 को अहमदाबाद में।
विच विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ अराउंड 125 काइट फ्लायर्स फ्रॉम 68 कंट्रीज़। यहाँ पर ख़ास बात ये है कि 125 पतंग उड़ाने वाले लोग यहाँ पर आएंगे, 68 देशों के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बेस्ड ऑन द G20 थीम। G20 थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, 65 काइट फ्लायर्स फ्रॉम 14 स्टेट इन इंडिया। भारत के 14 स्टेट से 65 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और 660 अलग अलग पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स विल बी पार्टिसिपेट इन द वीक लॉन्ग इवेंट विच विल कल्मिनेट ऑन 14 जनवरी। इसके बाद सीधे चलते हैं हम एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल को। तो जो पहला इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो सेंसस से रिलेटेड है, जनगणना। सेंसस से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि कैसे न कैसे करके गवर्नमेंट को जनगणना में जो विलंब हो रहा है उसको रोकना चाहिए। तो फरवरी 1961 की बात है, यहाँ पर बताया जाता है फरवरी 1961। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, मुझे आज भी याद है कि हमारे यहाँ पर सेंसस इन्यूमरेटर आए थे हमारे घर। सेंसस इन्यूमरेटर उनको कहेंगे जो कि जनगणना से संबंधित लेखा जोखा आपसे पूछते हैं, ठीक है। हम उनको क्या है, पच्चू पिल्लई कहते थे। ये हमारे टीचर भी रहे थे और हमारे फैमिली फ्रेंड भी थे। इसके बाद हम देखे हैं कि कई सारे जो टीचर्स हैं ना ऑन सेंसस ड्यूटी पर रहे। दाउ नॉट द एंटायर स्कूल, मतलब स्कूल के पूरे नहीं लेकिन कुछ कुछ टीचर को जो है सेंसस की ड्यूटी में लगा दिया गया था और उनको कुछ कुछ दिनों की छुट्टी भी मिल गई। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, मैं वेट कर रहा था कि सेंसस इन्यूमरेटर फिर से आएंगे हमारे घर, लेकिन मुझे ये पता चला कि ये जो है हर 10 साल में आयोजित होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बाउंड्रीज को अभी फ्रीज कर दिया गया है, मतलब रोक दिया गया है। उनका कहना देखिए, रिसेंटली दिस न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज that precedes the census would be done with effect from 1 जुलाई 2023। तो इसी समाचार पत्र द हिंदू ने बताया था कि जनगणना से पहले की प्रशासनिक सीमाओं को 1 जुलाई 2023 से बंद कर दिया जाएगा। मतलब इस प्रकार का बंद करना जरूरी है क्योंकि राज्य सरकारों को नए जिलों और तहसीलों को बनाने या फिर मौजूदा लोगों को पुनर्गठित करने की अभी आदत पड़ गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि सेंसस जब चालू हो जाएगी तो आप फिर बाउंड्रीज वगैरह को चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी जो कुछ करना है वो कर लीजिए और इसकी पार्टिकुलरली टाइम पीरियड दिया गया है कि इतने टाइम से ये सब का
SC एंड ST को लेकर के। तो ये सारी बातों का उल्लेख किया गया है संविधान में। फिर भी यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि सेंसस की अवधि कितनी रहेगी। तो जो सेंसस एक्ट 1948 है वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोवाइड द लीगल बैकग्राउंड फॉर सेवरल एक्टिविटीज़। ये कानून लीगल बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है कई सारी एक्टिविटीज़ की के लिए जो कि रिलेट करती हैं सेंसस को, विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट पीरियडिसिटी। इस कानून में भी जो है टाइम पीरियड का कोई उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए सरकार इतना ज़्यादा लेट लतीफ़ी करती रहती है। उसमें कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर कर सकती है अपने इंटेंशन को कि हम सेंसस आयोजित करेंगे जब कभी भी उसको नेसेसरी लगे या फिर जब कभी उसकी इच्छा हो, तो वो जो है सेंसस को टेकन कर सकती है। दिस प्रोविजन पुट्स द ऑनर्स ऑफ डिसाइडिंग व्हेन टू कंडक्ट ए सेंसस ऑन एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये हो गया कि सीधी सीधी सारी की सारी बातें एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार के पास आ गई है कि उसको कब जनगणना करना है और कब नहीं करना है। इन सब बातों के विपरीत यदि हम अदर कंट्रीज़ की बात करें, US, जापान, जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर सेंसस है, यहाँ अनिवार्य कर दिया गया है सेंसस को विथ डिफाइंड पीरियोडिसिटी के अंतर्गत में। अब डिले को लेकर के कुछ बातें कही जाती हैं। ये जो सेंसस है ना, ये प्रोवाइड करती है हमको पॉपुलेशन का डाटा प्रत्येक गांव के लेवल पर, प्रत्येक टाउन के लेवल पर। Apart from the population count, census has also been providing data on population characteristic. Population characteristic से related भी डाटा हमको प्राप्त होता है, हाउसिंग एंड एमिनिटीज़ को लेकर भी डाटा हमको मिल जाता है। लेकिन ये जो सैंपल सर्वे होते हैं, सरकार इन्हीं को लेकर के थोड़े बहुत अपना काम करती है। सैंपल सर्वे प्रोवाइड करते हैं रिलायबल डाटा सोशल एंड डेमोग्राफिक इंडिकेटर के ऊपर, केवल हायर जियोग्राफिक लेवल पर ही ये प्रोवाइड करते हैं। वी हैव पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, मतलब हमें राज्य और नेशनल लेवल पर पॉपुलेशन के प्रोजेक्शन मिल जाते हैं। अब यदि हम बात करें, लेकिन ये फिजिबल नहीं माना जाता है, रिलायबल प्रोजेक्शन हमको नहीं मिल पाता है लोअर जियोग्राफिक लेवल, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सिटी लेवल पर और इवन स्मॉल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की लेवल पर हमें सैंपल सर्वे सही आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पाते। फॉर आंसर्स टू क्वेश्चंस ऑन द इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल, यदि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लिटरेसी को लेकर के, एजुकेशन लेवल के लेकर के, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, माइग्रेशन कितना हुआ है, या फिर इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्राम्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान, वन मस्ट डिपेंड ऑन सैंपल सर्वे। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बताया जा रहा है सैंपल सर्वे के ऊपर। लेकिन ये जो सर्वे हैं इनकी लिमिटेशन होती है और इनका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं उत्तर पाने के लिए कि कैसे करके कई सारे मैनी विलेज हैव लिटरेसी रेट बिलो 75%। यदि सैंपल सर्वे से हम ये आंसर जुटाने की कोशिश करें कि कितने ऐसे विलेज हैं जहाँ पर साक्षरता की दर जो है 75% से कम है, या फिर कौन सी तहसील में लोअर परसेंटेज रहा है, वाटर सप्लाई लोगों को नहीं पहुंच पा रही, ये सब क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाते। इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है ये इम्पोर्टेंट है ताकि इनिशिएट किया जा सके, रेटिफाई द सिचुएशन, सरकार एक्शन ले सके और इस प्रकार की जो कमी है उसको दूर कर सके। सेंसस डाटा का यूज़ किया जाता है कि कितनी सीट हमें रिजर्व करना पड़ेगा यदि नया कोई एरिया गठित हो रहा है विधानसभा का, या नया राज्य बन रहा है SC ST के लिए, हम कितना रिजर्वेशन देंगे पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, लोकल बॉडीज़ में, गवर्नमेंट सर्विस में। इन केस ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपल बॉडीज, रिजर्वेशन ऑफ सीट SC ST इन बेस्ड ऑन देयर प्रपोर्शन इन द पॉपुलेशन, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी यदि हमें रिजर्वेशन देना है तो उसकी पॉपुलेशन को ध्यान में रखा जाता है कि कितनी SC ST की संख्या टोटल पॉपुलेशन में। तो सेंसस के अलावा ऐसा कोई सोर्स ही नहीं है जो कि हमें इस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। यदि डिले किया जा रहा है सेंसस में, इसका मतलब फ्रॉम 2011 सेंसस वुड बी कंटिन्यू, इसका मतलब ये है सरकार 2011 में जितने लोग हैं उन्हीं को बेनिफिशरी मान करके दे रही है। 2011 में 4 लोग थे,
जबकि 2022-23 में बढ़कर के यदि ये 50-100 हो गए हैं तो उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा, सरकार का जो पैसा है कम खर्च होगा। इसी के चलते चलते सेंसस पर डिले किया जाता है। तो कई सारे जो टाउन्स हैं, यहाँ तक कि पंचायत की यदि हम बात करें, यहाँ पर रैपिड चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है उनकी पॉपुलेशन के कंपोजिशन में। यदि हम पिछले 10 सालों की बात करें, इसका मतलब ये हो गया है आइदर टू मैनी और टू फ्यू सीट्स आर बीइंग रिजर्व। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारी जो सीटें हैं रिजर्व होंगी, यानी कि बहुत कम लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल पा रहा है। यदि हम डिलिमिटेशन की बात करें पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की, ये आज भी किस पर आधारित है? 2011 की सेंसस के डाटा पर आधारित है। रूरल और जो अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो हम देख रहे हैं तेज़ी के साथ में चेंज होते जा रहा है साल दर साल। देयर इज़ ए हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन द अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरियाज है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर तेज़ी के साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। कुछ सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनमें फास्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है इन माइग्रेशन के चलते चलते। बहुत सारे लोग कमाई करने के लिए जाते हैं और शहर में ही बस जाते हैं। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी जो है तेज़ी के साथ में चेंज हो रहा है। देयर इज़ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन अर्बन एरियाज। कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ग्रो कर रही फास्टर देन अदर थ्रू इन माइग्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के अंतर्गत इसमें वृद्धि हुई है 49.3% 2001 से 2011 के दौरान। जबकि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ग्रेटर मुंबई, यहाँ पर 11.9% की, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 11% की वृद्धि, ग्रेटर चेन्नई में 7% एंड हैड मच लोअर ग्रोथ रेट। कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिली है सेम टाइम पीरियड की बात करें तो। और जब कोरोना आया था तो क्या हुआ था, जो एडल्ट लोग हैं ना उनकी डेथ हुई थी। इन डेथ्स एमंग एडल्ट्स एंड द एजेड रिलेटिवली मोर देन चिल्ड्रन। सबसे बढ़िया जो टॉपिक यहाँ पर उठाया गया है वो सेंसस और एनपीआर को लेकर के उठाया गया है। सबसे ज़्यादा जो डिबेटेड इशू रहा था वो एनपीआर को लेकर के रहा था। एनपीआर जब आया था तो बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ था। उस टाइम में गवर्नमेंट ने करी थी कि सरकार पहले एनपीआर तैयार करेगी, एनपीआर का यूज़ करेगी वो सेंसस के कैलकुलेशन में। अब इससे उसको ये पता चल जाएगा कि कौन हमारे देश का है और कौन बाहर से आकर के अवैध रूप से रह रहा है, ठीक है। और इसी टाइम में सरकार ने सीएए कानून ले आई थी। सीएए कानून क्या कहता है कि भारत के बाहर से जो 6 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ से आने वाले मुस्लिम को छोड़कर के जो अदर धर्म वाले लोग हैं, ठीक है, उनको हम नागरिकता देंगे। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया फिर भी वो लोग रह रहे हैं, या फिर जो अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं सरकार उनको भी दे सकती है नागरिकता। लेकिन एनपीआर से जो लोग बाहर हो गए हैं इसमें फंसेंगे कौन लोग? इसमें मुस्लिम लोग फंस जाएंगे। बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी और मुसलमान लोगों को नहीं मिलेगी। इसी के चलते चलते इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा था। तो ये जो डिसीजन है कि हम कलेक्ट करेंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से डाटा, ठीक है, ताकि हम सपोर्ट कर सकें सेंसस ऑपरेशन को, ये मोस्ट डिबेटेड इशू था बिफोर द सेंसस वाज पोस्टपोन। तो इस प्रकार की जो कंट्रोवर्सी है ना नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं सेंसस के ऊपर। विच इज़ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज फॉर कलेक्टिंग डाटा। द सेंसस इज सिंगल शॉट ऑपरेशन एंड देयर इज़ नो स्कोप फॉर रीटेक। एक ही बार आप कर सकते हो, दोबारा करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटेड स्टैंड है कि जो डाटा है एनपीआर से वुड बी अपडेटेड ड्यूरिंग द सेंसस। सरकार का क्या स्टैंड रहा था कि सेंसस के दौरान हम एनपीआर को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अब चूंकि जो है सेंसस में खुद आपने डिले कर दिए हो, तो सबसे ज़्यादा एडवाइसेबल यही रहेगा सरकार के लिए कि आप दोनों को सेपरेट कर दीजिए। सेंसस को अलग करिए और
एनपीआर को भी अलग कर दीजिए, जो कि पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू माना जाता है। दिस वुड हेल्प कंप्लीट द सेंसस एज अर्ली एज पॉसिबल एंड मेंटेन रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। इससे जल्दी से जल्दी जनगणना हो पाएगी और हमें रिलायबल डाटा मिल पाएगा। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल आया है वो एक समय पर पड़ाव को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? सार्वजनिक स्थानों से बेदखली के लिए पुनर्वास मानदंड निर्धारित करना चाहिए। यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के समय पर हस्तक्षेप ने उत्तराखंड के हल्द्वानी से लगभग 50,000 लोगों की जो जबरन बेदखली है इसको रोक दिया, जहां पर कब्जादारियों पर दशकों से रेलवे की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था। तो जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है इसने निवासियों के खिलाफ काफ़ी कड़ा रुख अपनाया था और कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जो कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती सहित बल द्वारा समर्थित 1 सप्ताह के भीतर ही उनके निष्कासन के लिए ऐसे निर्देश जारी करे थे। तो जो खंडपीठ ने इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण को बताया है और आदेश पर रोक लगाते हुए बेदखली से पहले पुनर्वास की बात करी है कि यदि आप उनको यहाँ से निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको उनका पुनर्वास करना पड़ेगा। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे उसी भूमि पर मुकदमेबाजी के पहले दौर में अदालत के आदेशों ने सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन अधिनियम 1971, ठीक है, और यदि हम इसको इंग्लिश में कहें तो पब्लिक प्रीमाइसेस इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1971, ये जो है लगभग पूरा करने की अनुमति देती थी। इस कानून के अंतर्गत व्यक्तिगत कब्जाधारियों के खिलाफ कार्यवाही को पूरा करने के लिए अनुमति दे दिया गया था। इस बार भी यह एक जनहित याचिका दायर करी गई थी कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश पारित किए। उच्च न्यायालय के विस्तृत फैसले से पता चला है कि निवासियों का जो दावा है 1907 के एक ऑफिस ज्ञापन में पाया जा सकता है, जो कहता है कि क्षेत्र को नजूल भूमि से संबंधित नियमों के तहत मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। तो ये जो कोर्ट है उसने क्या कहा? इट वॉज नॉट ए गवर्नमेंट ऑर्डर, लेकिन ये जो है कम्युनिकेशन है कि कैसे करके मैनेज किया जाए इस लैंड को, एंड इट डज नॉट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग इट एज ए नजूल लैंड, दैट इज लैंड दैट हैज फॉलन इनटू हैंड्स ऑफ स्टेट बाय एस्चीट, अर्थात वो भूमि जो राज्य के हाथों में आ गई है। अब इसके अंतर्गत देखो सरकार का मानना है इसको हमने नजूल की भूमि कर दी है तो नजूल के हिसाब से हम निपटेंगे। तो इस भूमि को आप सेल नहीं कर सकते, लीज पे नहीं दे सकते। द कोर्ट रिजेक्टेड ऑल क्लेम्स मेड बाय ऑक्यूपेंट, कब्जाधारियों ने जितने भी क्लेम करे थे उनको सब रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, चाहे वो लीज के डॉक्यूमेंट हो, सेल के डॉक्यूमेंट हो, एंड इन सम केसेस परचेज थ्रू ऑक्शन, सारी चीज़ें आपकी कोई काम नहीं आ रही हैं। तो हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं बिटवीन ऑक्यूपेंट्स ऑफ पब्लिक लैंड एंड द स्टेट, ठीक है, जो कब्जाधारी हैं उनके बीच में और राज्य सरकार के बीच में, जो कि दैट वांट टू रिक्लेम द लैंड आर ए नेवर एंडिंग सेगा इन कंट्री, ये कभी ना ख़त्म होने वाले हमारे देश में विवाद हैं। तो शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग हमको देखने को मिल रहा है, एज वेल एज इनएडुकेट रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू शेल्टर, ठीक है, राइट टू शेल्टर को उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन हमारे देश में नहीं दिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया है कि जो लार्ज मासेस ऑफ पीपुल हैं इनक्रोच ऑन वैकेंट लैंड, बी इट ऑन बेड ऑफ वाटर बॉडीज़ और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, चाहे वो पानी के ऊपर घर बनाना हो, चाहे वो सरकार की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना हो, ठीक है। इसी के चलते चलते क्या होता है, जो ऑक्यूपेंट होते हैं उनको खाली कराया जाता है। और सबसे लास्ट में कहा